मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिलर्स के डिस्कशन के दूसरे दिन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिलर्स के दूसरे दिन हम 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। वो तो आप लोगों ने टेस्ट में दे ही दिया होगा। आज के पेपर, आज का जब आपने फिलर्स भरा होगा तो आपने ये पाया होगा कि 20 क्वेश्चंस में करीब 18-17 के क्वेश्चन वोकैब पर बेस्ड हैं। इसमें ग्रामर आज लगी नहीं है। अब जबकि ये 18-19 का सीजीएल के सारे क्वेश्चंस हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि फिलर्स में वोकैब का कितना बड़ा रोल है। तो ठीक है, आप लोगों ने भरे होंगे, चलिए हमारे साथ उन सब का डिस्कशन कर लेते हैं। और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि कमेटी रीच्ड डैश डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। तो चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कमेटी किसी डिसीजन पर पहुंची है। तो कमेटी किसी डिसीजन पर पहुंची है तो उस डिसीजन के पहले का वर्ड भरना है। डिसीजन नाउन है, हमें इसके पहले कोई एडजेक्टिव लेना है और वो डिसीजन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होना चाहिए। तो आइए देखते हैं डिसीजन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कौन सा है। एक एडजेक्टिव लगा है इसमें कंपैटिबल, और कंपैटिबल का मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है जब जैसे सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लगा हो, या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगी होती है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगी होती है, तो उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब कंपैटिबिलिटी। तो वर्ब सब्जेक्ट को कंपैटिबल है। जैसे कभी कभी शादी वगैरह होती है तो दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो जब दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत अच्छी होती है तो लोग कहते हैं कि दुल्हन दूल्हे के बहुत कंपैटिबल है, मतलब एकदम उसके अनुकूल है, जैसा उसको चाहिए था। ठीक है, तो डिसीजन एकदम अनुकूल, तो अनुकूल तो हो जाता है किसी पर्सन के अनुकूल अगर डिसीजन हुआ हो तब लगाएंगे। ठीक है, डिसीजन के लायक है वो, लेकिन कमेटी के लायक नहीं है डिसीजन। कमेटी ने अपॉइंटमेंट को लेकर के लिया है ना। चलिए, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है यूनेनिमस। तो यूनेनिमस का मतलब हो जाता है कि जैसे किसी कमेटी वगैरह के या किसी बेंच वगैरह में 5-6 सदस्य हैं और वो पांचों छहों सदस्यों की राय एक जैसी हो। तो जब बोर्ड के या कमेटी के सारे सदस्यों की एक राय होती है तो ऐसे डिसीजन को यूनानिमस डिसीजन कहा जाता है। अब आया एग्जेम्पलरी डिसीजन। एग्जेम्पलरी डिसीजन उस डिसीजन को कहते हैं जो अनुकरणीय है। मतलब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और हाई कोर्ट उन डिसीजंस का अनुकरण करता आता है। मतलब इतना अच्छा डिसीजन है कि बाद के लोग उस डिसीजन को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो वो एग्जेम्पलरी डिसीजन होता है। एग्रीएबल का मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन जिससे हम सहमत हो सकते हैं, जो सहमत होने के लायक है। तो कहने को तो ये भी और ये भी, तीन के तीनों, या ये कहिए कि चार के चारों ही डिसीजन के लिए सूटेबल तो हैं, लेकिन इनमें मोस्ट सूटेबल की बात आएगी तो मोस्ट सूटेबल ये वाला होगा, क्योंकि डिसीजन कमेटी ने लिया है और कमेटी में मेंबर्स होते हैं। अब कमेटी में चाहे 4 मेंबर हों, चाहे 6 हों, चाहे 7 हों, सारे मेंबर्स ने वो डिसीजन लिया है, तो डिसीजन का जो नेचर होगा वो यूनानिमस डिसीजन कहा जाएगा। ठीक, इसलिए अब इन तीनों शब्दों पर भारी पड़ा ये दूसरा वाला शब्द, और हमारा ऑप्शन होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है कलर्स दे से। अब ये जो कामा लगा यहाँ है वो कामा एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, लिखने में गलती हो गई। तो दे से आप अलग कर दीजिए। तो दे से का मतलब क्या हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक, ये अलग कर लीजिए। तो ये ले लीजिए यहाँ कलर्स हैव द पावर टू क्लेम। तो कलर्स में, रंगों में, काम, सॉरी गलत पढ़ दिया था, काम मतलब हमें शांत करने की, पैसिफाई करने की। तो अब बताइए, काम और पैसिफाई दोनों एक ही चीज़ हैं। अब रिलैक्स बताइए। तो देखा जाए तो तीन के तीनों वर्ड एक ही जैसे लगे हुए हैं। कौन कौन से वर्ड एक जैसे लगे हुए हैं, काम, पैसिफाई, रिलैक्स। देखिए एंड से जुड़े तीनों वर्ड एक जैसे लगे हैं। तो पहला पेयर हमारा बना काम का, पैसिफाई का और रिलैक्स का।
फिर यहाँ से दूसरा सेंटेंस हुआ, देखिए दे कैन के बाद एक वर्ब, दूसरी वर्ब और हमें तीसरी वर्ब लगानी है। ठीक, अब आपको अंदाजा लग गया होगा। पहला वर्ड क्या है, एनर्जाइज, एक्टिवेट। एनर्जाइज का मतलब क्या हुआ, ये वर्ड एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। अब इसकी अगर आप वर्ब बना देते हैं तो एनर्जाइज माने क्या होता है, ऊर्जा भर देना, एनर्जी भर देना। तो ऊर्जा या एनर्जी भर देना मतलब वो एक थके हुए आदमी को एक गिलास ग्लूकॉन डी पिला देना। तो थका हुआ आदमी एक गिलास ग्लूकॉन डी पी लेगा तो एनर्जाइज हो जाएगा। एक्टिवेट करना का मतलब कोई आदमी सुस्त पड़ा हुआ है वो एक्टिवेट हो गया। एंड के बाद फिर क्या लगेगा, इन्हीं के भाई बंधु यहाँ आने चाहिए। तब इन चारों ऑप्शंस में देखिए उनका भाई बंधु, इन तीनों का, एनर्जाइज और एक्टिवेट का भाई बंधु, इनमें से कोई मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए इनका भाई बंधु एक ढूंढते हैं, एनवाइगोरेट। तो एनवाइगोरेट हू बहू एनर्जाइज जैसा ही है, जैसे एनर्जाइज होता है ऊर्जा प्रदान करना, वैसे ही एनवाइगोरेट है। तो फिलहाल अभी तक बिना चारों को देखे तो ये सबसे अच्छा लग रहा है। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल कर लेना। तो ये शामिल, इन्वॉल्व जो है एनर्जाइज और एक्टिवेट से मिलता जुलता नहीं है, इसको काट दिया। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रुचि लेना। तो ये भी एनर्जाइज और एक्टिवेट से मिलता जुलता नहीं है, ये भी काट दिया। एनरेज का मतलब होता है गुस्सा होना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो जो कलर्स हैं वो हमें शांत करते हैं, पैसिफाई करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और कलर्स हमें और क्या कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और इनवाइगोरेट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन होगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, टुडे सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन। अब इन्होंने कहा कि सोसाइटी पॉइजनिंग द अर्थ, समाज हमारे अर्थ को प्रदूषित कर रहा है। अब ये बताना है कैसा समाज। अब आप लोग बताइए कि एसिड रेन, खास बात ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसा समाज हमारी धरती को एसिड रेन से प्रदूषित कर रहा है। तो आप ये बताइए कि किन देशों में एसिड रेन की संभावना बनेगी। ये आपका कुल, ये कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, इसी कीवर्ड से भरेंगे। तो एसिड रेन क्या कॉस्मोपॉलिटन सिटी में या कॉस्मोपॉलिटन कंट्रीज में एसिड रेन हो सकती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, विश्व प्रेमी। अब डेवलपिंग की बात करो तो क्या डेवलपिंग, ऐसे देश जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ हो, औद्योगिकीकरण नहीं हुआ हो, जहाँ उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा ना हो, डेवलपिंग कंट्री हो, क्या वहाँ पे एसिड रेन होगी। तो बहुत कम ही मात्रा में होगी। ग्रोइंग, तो ग्रोइंग सोसाइटी नहीं, ग्रोइंग सोसाइटी में मतलब डेवलपिंग होगा, ग्रोइंग सोसाइटी, ग्रोइंग और डेवलपिंग तो एक ही चीज़ हो गई। तो अगर डेवलपिंग नहीं होगा तो ग्रोइंग भी नहीं होगा, अगर डेवलपिंग होगा तो ग्रोइंग भी होगा। तो अगर ये दोनों एक साथ लगेंगे तो इसका मतलब दोनों के दोनों नहीं लगेंगे। और इंडस्ट्रियलाइज्ड चौथा ऑप्शन है। इंडस्ट्रियलाइज मतलब क्या होगा, औद्योगिक समाज। अगर समाज बहुत औद्योगिक है तो बहुत बहुत उद्योग धंधे वहाँ होंगे, और बहुत सारे उद्योग धंधे होंगे तो प्रदूषण होगा, प्रदूषण होगा तो एसिड रेन होगी। यानी कि अर्थ को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉइजनिंग कौन कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कर रही हैं। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। Question number 4 है, I am quite satisfied that I have not been dash in doing whatever was needful for building up their character। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं पर्याप्त संतुष्ट हूँ, इस बात से संतुष्ट हूँ कि I have not been dash, मैं डैश काम में शामिल नहीं रहा हूँ। आगे कहा कि in doing whatever was needful, ठीक है, कि जो कुछ भी ज़रूरी था उनका कैरेक्टर निर्माण में, बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर निर्माण में, उनके कैरेक्टर के बिल्डिंग अप में जो कुछ भी नीडफुल था उस काम को करने में मैं डैश नहीं रहा हूँ। तो अब बताइए, संतुष्ट हैं अपने काम से, तो अपने काम से संतुष्ट हैं, और आगे यहाँ निगेटिव चीज दी हुई है, आई हैव नॉट बीन। अब यहाँ संतुष्ट भी हैं और यहाँ नॉट बीन भी लगा है, इसका मतलब जो खाली जगह है यहाँ कुछ निगेटिव आना चाहिए,
क्योंकि निगेटिव ही ना करने से संतुष्टि मिलेगी। देखिए निगेटिव प्लस, नहीं मैथमेटिक्स मेरी गड़बड़ हो गई, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो वही फार्मूला यहाँ भी लगा, निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव नॉट बीन, ये निगेटिव है, और ये अगर ये निगेटिव कर दें तो ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे। चलिए इसी फार्मूले पर यहाँ आते हैं। तो उसके कैरेक्टर के बिल्डअप करने में जो कुछ भी ज़रूरी था, मैं उसमें लापरवाह नहीं था, इस बात से संतुष्ट हूँ, मतलब मैंने पूरी कोशिश की है। तो नेग्लिजेंट एक निगेटिव वर्ड है। अगर मैं किसी के कैरेक्टर को बिल्डअप करने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें नेग्लिजेंट नहीं रहा तो संतुष्ट होऊंगा। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन की तो पर्याप्त गुंजाइश है। डिवोटेड एक पॉजिटिव वर्ड है, अफेक्शनेट पॉजिटिव वर्ड है, केयरिंग पॉजिटिव वर्ड है। तो अब आइए एनालिसिस करते हैं। डिवोटेड पॉजिटिव वर्ड है, तो अब ये बताइए कि किसी के कैरेक्टर को बिल्डअप करने में जो ज़रूरी चीज़ें थी, अगर मैं उसमें डिवोटेड होऊंगा, सॉरी डिवोटेड नहीं होऊंगा, आई हैव नॉट बीन डिवोटेड, तो किसी का कैरेक्टर बिल्डअप करना है और उस काम में मैं डिवोटेड नहीं रहा हूं तो क्या संतुष्ट होऊंगा, नहीं संतुष्ट होऊंगा, मतलब ये गलत हो गया। अफेक्शनेट का मतलब प्रिय, तो ये भी नहीं होगा। केयरिंग का मतलब बहुत चिंता करना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स की नहीं निगेटिव वर्ड्स की ज़रूरत है। क्योंकि ये काम ना करके हम संतुष्ट हैं, तो ना काम ना करके संतुष्ट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई लापरवाही, कोई गलत काम है जो ना करके संतुष्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, नेग्लिजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, और पांचवा क्वेश्चन लिखा है चार्ली चैपलिन्स rise to fame paralleled the dash growth of Hollywood movies in the first decades of the century। फर्स्ट डिकेड ऑफ सेंचुरी में हॉलीवुड मूवीज में ग्रोथ बहुत तेजी के साथ हुई थी, और चार्ली चैपली की राइज भी उसी के पैरेलल बड़ी तेजी के साथ हुई थी। तो यहाँ बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ हुई है, और तेजी के साथ ग्रोथ के लिए हमें कोई वर्ड यूज करना है। तो स्लगिश का मतलब क्या होता है, स्लो, बहुत लेजी, बहुत धीमा। और एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक, मतलब विस्फोट की तरह, जैसे किसी चीज में तरक्की में विस्फोट हो गया हो। और प्रोग्रेसिंग ग्रोथ, अरे प्रोग्रेसिंग ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रोथ भी वही वर्ड है और प्रोग्रेसिंग भी वही वर्ड है, तो दोनों सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ये नहीं लगेगा प्रोग्रेसिंग। स्लगिश क्या हुआ, स्लो ग्रोथ हो गया, तो कंटेक्स्ट से अपोजिट जा रहा है। डिलेड का मतलब स्लो, बहुत धीमा, ये भी नहीं होगा। स्लगिश और डिलेड निगेटिव वर्ड है, बहुत धीमे के लिए हैं, वो कंटेक्स्ट में शो नहीं हो रहे। प्रोग्रेसिंग ग्रोथ के साथ लग नहीं पाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक वृद्धि, तो यही आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, विस्फोटक वृद्धि हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डैश रूट दैन द वन दैट दिस डिटरमिन्ड ट्रेवलर चूज टू फॉलो। तो इन्होंने कहा इट इज हार्ड टू कंसीव, मतलब ये विचार करना भी बहुत कठिन है, ऑफ अ मोर डैश रूट, इससे भी ज़्यादा, अब आसान या कठिन दो चीज़ हो सकती है, इससे ज़्यादा आसान या कठिन रास्ते के बारे में सोच पाना भी बहुत मुश्किल है, जैसा रास्ता इस डिटरमिन्ड ट्रेवलर ने चुना है। तो अब डिटरमिन्ड ट्रेवलर ने, अब इस डिटरमिन्ड ट्रेवलर, ध्यान दीजिएगा, इस डिटरमिन्ड ट्रेवलर ने चुना है एक रास्ता, और कह रहे हैं कि उससे डैश रास्ता चुनना बहुत कठिन है। तो अब डिटरमिन्ड ट्रेवलर होगा तो आसान रास्ता तो चुना नहीं होगा, वो कठिन रास्ता चुना होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कठिन रास्ता चुनना कठिन है। ठीक है, तो स्टिमुलेटिंग हो गया, प्रेरित करने के लिए, स्टिमुलेट करना, प्रेरणा देना। और डैशिंग का मतलब यहाँ क्या होता है, साहसी। तो डैशिंग जो वर्ड यूज किया जाता है, खास बात ये कि वो रूट के साथ नहीं लग सकता। डैशिंग कोई पर्सन होता तो उसके साथ लग सकता था, रूट के साथ डैशिंग नहीं लगेगा। प्रोवोकिंग मतलब उकसाने वाला, भड़काने वाला, जैसे आपको गुस्सा लगी हो, उसी में कोई मुंह चढ़ा दे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रतिक्रिया होगी, उसी को कहते हैं प्रोवोक करना। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ डेंजर, फुल ऑफ रिस्क, बड़ा खतरों से भरा हुआ, ये होता है डॉन्टिंग। तो रूट जो है, हालांकि डॉन्टिंग तो पर्सन के लिए भी आता है, लेकिन रूट या एक्शन के लिए भी डॉन्टिंग यूज होता है,
इसलिए हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन है जो दोनों में काम आ सकता है, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन होगा? तीसरा होना चाहिए। चलिए हम 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा 7वां क्वेश्चन है हमारी हीरोइन हिमा दास के लिए। तो हिमा दास, द रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर, स्प्रिंटर कौन होता है? धावक, रेसर। अब लोग तो जानते ही होंगे, तैयारी कर रहे हैं, हिमा दास कौन है? रेसर है। क्या क्या कौन कौन सी उपलब्धियां हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हमारी हिमा दास, हु डैश द नेशनल रिकॉर्ड। अब नेशनल रिकॉर्ड को पाने के लिए हमें कोई सुटेबल वर्ड यूज करना है और हु लगा है हिमा दास के लिए तो सिंगुलर ही वर्ब लगानी पड़ेगी। इत्तफाकन देखिए सब में एस लगा हुआ है, सारी की सारी वर्ब सिंगुलर हैं। तब ये देखना है कि द नेशनल रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल जीत के, फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीत करके उसने नेशनल रिकॉर्ड को क्या किया? नेशनल रिकॉर्ड को होल्ड किया कि कीप किया कि प्ले किया कि गेट किया? तो रिकॉर्ड होल्ड किया जाता है, एकदम सीधी सी बात। रिकॉर्ड होल्ड किया जाता है, एक ही सुटेबल वर्ड है यहाँ पर, यही वर्ड होल्ड ही लग पाएगा। कीप द रिकॉर्ड नहीं होता, प्लेस द रिकॉर्ड, गेट्स द रिकॉर्ड नहीं होता, होल्ड द रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके, 8वां क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशन द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक। तो डिटेल्ड डेलिब्रेशंस को फॉलो करते हुए हमारी मीटिंग को अगले सप्ताह के लिए डैश किया जाता है। आप लोग मूवी देखते होंगे तो मूवी में जब अदालत का सीन होता है और कोई मुकदमा चल रहा होता है जिसमें सबूत वबूत पूरी तरह से नहीं मिल पाए होते हैं अच्छे से, तो जज साहब बीच में भड़क जाते हैं और कहते हैं कि द कोर्ट हैज़ बीन डैश टू द टिल मंडे। तो अब क्या बोलते हैं, आप याद करिए, मूवी देखे होंगे तो जज साहब बोलते हैं कोर्ट हैज़ बीन एडजर्न। तो ये एडजर्न मीटिंग वगैरह के लिए या कोर्ट वगैरह की या कोई कार्रवाई बैठक को जब अगली सुनवाई तक या अगली डेट तक के लिए स्थगित कर लिया जाता है तो उसके लिए सबसे सुटेबल वर्ड क्या है? एडजर्न। क्योंकि कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल का मतलब वो कैंसिल हो गई, दोबारा फिर से नहीं हुई। और प्रपोज्ड और रिव्यूड का यहाँ पर कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है। जब कोई कार्रवाई वगैरह स्थगित की जाती है अगली डेट तक के लिए तो उसको एडजॉर्न्ड ही कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन होगा 2। कभी कभी मूवी से भी फायदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डैश टू अ न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वे ऑफ दैट कल्चर। अब सोचिए, इन्होंने कहा कि यू मे नीड टू एडजस्ट, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा द वे ऑफ दैट कल्चर, उस कल्चर के तौर तरीकों से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप न्यू प्लेस को डैश करना चाहते हैं। बोलो क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं बताइए? अधेर है, अधेर का मतलब फॉलो करना चाहते हैं, तो न्यू प्लेस को हम फॉलो थोड़े करते हैं। एडॉप्ट ADOPT ये वाला होता है गोद लेना, और नीचे ADAPT होता है, ये होता है किसी जगह से अनुकूलन करना। जैसे प्रकृति में एडॉप्टेशन होता है तो अनुकूलन होता है, हम प्रकृति के साथ प्राकृतिक परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। और अवॉइड करना मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। खैर अवॉइड का तो यहाँ कोई रेफरेंस ही नहीं है और अधेर का भी कोई रेफरेंस नहीं है और इस अडॉप्ट की भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ है जब हम किसी प्लेस से एडॉप्ट कर लेंगे तभी उस कल्चर से, उसके लिए हमें उस कल्चर से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एडॉप्ट होता है अनुकूलन किसी विशेष परिस्थिति से जब हम तालमेल बैठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है व्हेन यू वांट टू एक्सपेंड योर वोकेब्युलरी। अगर आप चाहते हैं कि अपनी वोकैब बढ़ाएं, एक्सपेंड करें, तो द बेस्ट थिंग टू डू, सबसे अच्छी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? टू रिलेट अ नोन वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जिसको आप जानते हैं उसको रिलेट करिए किससे? अननोन से। और क्या, नोन वर्ड को किसी अननोन चीज़ से हम रिलेट करें और उसकी मीनिंग को गेस करें। तो अननोन के लिए सुटेबल वर्ड क्या आना चाहिए? अननेसेसरी पहला है, अननेसेसरी नहीं, एसेंशियल नहीं, अनक्लियर नहीं, अनफेमिलियर, अननोन। नोन वर्ड को अननोन वर्ड से यानी कि अनफेमिलियर वर्ड से जब रिलेट करेंगे
तब हमें वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी, और यही तरीका है वोकैब को बढ़ाने का। ठीक है, तो 10वें में आपका ऑप्शन हुआ थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, द रोड्स एट 15,000 फीट। ये तो बहुत हाई अल्टीट्यूड हो गया भाई, ध्यान रखिएगा कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो सड़कें हैं, मतलब आप समझिए सियाचिन में है, तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो रोड्स हैं, तो वहाँ पर नॉट इजली नेविगेबल। नेविगेबल का मतलब होता है वहाँ पे चलना, गाड़ी चलाना, नेविगेशन करना। इतनी ऊंचाई पर नेविगेशन करना आसान नहीं होता। और द एयर इज डैश एंड फ्रीजिंग। बताइए, यहाँ एंड लगा है, एंड से हमें जो दो वर्ड जोड़ने हैं वो ये हैं। फ्रीजिंग क्या हो गया, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो ऐसा ही कोई वर्ड यहाँ भी आना चाहिए। अब फ्रीजिंग से हमें रिलेट करना है, एंड के पहले ले आना है। और दूसरी बात, इस 15,000 फीट की ऊंचाई को भी ध्यान रखना है। 15,000 फीट की ऊंचाई बहुत हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, और बहुत हाई एल्टीट्यूड पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली किससे रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, एयर से रिलेटेड। एयर से रिलेटेड 15,000 फीट की ऊंचाई पर क्या प्रॉब्लम होगी, आप इन 4 ऑप्शन में ढूंढिए। रेयरिफाइड का मतलब होता है जब ऊंचाई बढ़ने के नाते, हाई एल्टीट्यूड होने के नाते डेंसिटी, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है और सांस लेने में समस्या होती है, वो हो गई। अनइंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड, सॉरी गलत पड़ गया था। इंटेंसिफाइड का मतलब घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो 15,000 फीट की एल्टीट्यूड पर एयर का इंटेंसिफाई नहीं होगी, वो डिसइंटेंसिफाई हो जाएगी। एक्साल्टेड का कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पे। एक्साल्टेड का मतलब होता है अति प्रसन्न, ओवरजॉयड। तो हवा ओवरजॉयड हो जाएगी, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऊपर बात, फ्रीजिंग से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, एलिवेटेड कोई चीज़ होती है, जैसे ये ज़मीन है, इस ज़मीन से थोड़ा ऊपर की ओर उठी हुई हो, तो इसी को हम कहते हैं ये इतना एलिवेटेड है, उठा हुआ है। जैसे हमारे चेहरे पर नाक ऊपर की ओर उठी होती है, तो नाक को हम कहते हैं थोड़ा सा एलिवेटेड है। तो एलिवेटेड, 15,000 फीट की ऊंचाई पर एयर एलिवेटेड नहीं होती। एलिवेटेड कोई ठोस चीज़ होती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्साल्टेड बहुत खुश प्रसन्न के लिए लगा है, वो वर्ड नहीं होगा। इंटेंसिफाई, 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा इंटेंसिफाई नहीं होती, बल्कि क्या हो जाती है, रेयरिफाइड हो जाती है। क्योंकि 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में घनत्व तो बहुत कम हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक, तो आपको पता चल गया, इसका पहला ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, आई सेट डेस माई लाइफ एज नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी। ध्यान रखिएगा, नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी। तो ये महाशय ऐसे हैं, आई जिन्होंने लिखा है, वो ऐसे महाशय हैं कि उन्हें ज़िंदगी में अपनी जो भी काम करते हैं उनका कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। उनको ज़िंदगी कैसी लग रही है, नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी, मतलब लग रहा है ज़िंदगी में उनके मन का कोई काम नहीं होता है, और उनकी ज़िंदगी में हर काम गड़बड़ सड़बड़ हो जा रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी में हर काम गड़बड़ सड़बड़ हो जा रहा है, वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को क्या कर रहा होगा, ब्लेस तो कर नहीं रहा होगा, कर्स मतलब कोस रहा होगा, ये संभावना बनी। टॉर्मेंटिंग का मतलब होता है यातना देना, टार्चर करना, ये नहीं होगा। लाइफ को टार्चर नहीं करता कोई, लाइफ हमको टार्चर करती है, हम लाइफ को टार्चर नहीं करते। इन्वोक मतलब होता है आह्वान करना। तो आई सेट इन्वोकिंग माई लाइफ, मैं अपने जीवन को आह्वान करता हुआ वहाँ बैठा था, नहीं। आगे का रेफरेंस है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो हम अपनी लाइफ को क्या कर रहे होंगे, कोसता हुआ व्यक्ति वहाँ बैठा होगा। तो 12वें का ऑप्शन होगा दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, और 13वें क्वेश्चन का मतलब क्या है, द एक्सीडेंट विक्टिम, दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति, डैश टू हिज इंजरीज। ठीक है, उसको बहुत दुर्घटना है, दुर्घटना में उसको चोट बहुत लगी थी, और अपनी चोट को ये क्या कर बैठा, देखते हैं। बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाने के पहले पहले अपनी चोटों की वजह से दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति डैश हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति है, हॉस्पिटल ले जाने के पहले पहले क्या हुआ होगा उसके साथ,
उसकी डेथ हो गई होगी। सेंस तो यही निकल रहा है। अब हमें देखना होगा कि यहाँ कौन सा हम फ्रेज लगाएं कि जिससे डेथ का सेंस निकाल आए। तो सरेंडर्ड टू इंजरी नहीं, सबमिटेड टू इंजरी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सब्सक्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ का सदस्य बनना। जैसे हमारा जो चैनल है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसका मतलब आप हमारे चैनल के सदस्य हो गए हैं। तो यहाँ पे सदस्यता का कोई मतलब नहीं है। सकम्ब टू डेथ एक वर्ड है, सकम्ब टू डेथ। तो सकम्ब टू डेथ का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना। तो सकम्ब टू इंजरीज का मतलब होता है कि वो चोटों के नाते वो जो उसको चोट वगैरह लगी थी उस नाते से उसकी मृत्यु हो गई। तो सकम्ब टू डेथ सबसे सुटेबल ऑप्शन है इसमें, क्योंकि हॉस्पिटल के पहुँचे पहुँचे मरीज की यह हालत हो गई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 14वां क्वेश्चन, और 14वें क्वेश्चन में लिखा है वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। तो रूल्स ऑफ ड्राइविंग ये हो गया वर्ड, और यहाँ लिखा है वी शुड नेवर, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। तो रूल्स ऑफ ड्राइविंग के साथ हमें क्या काम कभी नहीं करना चाहिए बताइए। ट्रैफल का मतलब क्या होता है, मामूली बहुत, तो यहाँ कोई सेंस नहीं है। वी शुड नेवर ट्रैफल विद रूल्स ऑफ ड्राइविंग, ये तो गलत वर्ड है, इसका कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। टेम्पर, टेम्पर होता है स्वभाव, तो हमें रूल्स ऑफ ड्राइविंग के साथ कभी स्वभाव नहीं करना चाहिए, ये तो वर्ब ही नहीं है, छोड़िए। रेकन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, कैलकुलेशन करना, गुणा भाग करना, तो ये गुणा भाग करने का कोई मतलब, ये टेम्पर होता है, TAMPER। तो इस टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। तो रूल्स ऑफ रोड के साथ हम लोग क्या करेंगे, छेड़छाड़ करते हैं। यही सिग्नल होता है तो ये अगल बगल से निकल लिए तो अपने आप को बड़े बहादुर समझते हैं, 30 मार खा, उसी को कहा जाता है कि नियमों के साथ टेम्परिंग करना। तो आपका ऑप्शन हो गया 14वें का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़े, और क्वेश्चन नंबर 15 है अ डैश स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन वन विच इज वर्बोस। तो अब यहाँ आ जाइए, एक डैश स्पीच निश्चित रूप से मोर इफेक्टिव होती है किसकी अपेक्षा, वर्बोस स्पीच की अपेक्षा। तो अगर हम वर्बोस की मीनिंग जान लें तो उसी का अपोजिट वर्ड कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो वर्बोस का मतलब होता है ऐसा कोई कथन स्टेटमेंट जिसमें शब्दों की बहुत अधिकता हो। यानी आपको एक लाइन में कोई सीधी सी बात कहनी है और अपनी एक लाइन की बात को अगर आप एक पेज घुमाते हैं तो उसे कहा जाता है वर्बोस स्पीच। तो वर्बोस का अपोजिट हमें यहाँ ले लेना है। इसका अपोजिट क्या होगा, वर्बोस का अपोजिट होता है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब बहुत संक्षिप्त है, मतलब एक पेज की बात अगर आप एक पैराग्राफ में लिख देते हैं तो वो लैकोनिक होगा, और एक पैराग्राफ की बात एक पेज में लिखते हैं तो सॉरी, तो गलत निशान पड़ गया। लैकोनिक और दूसरा क्या होगा वर्बोस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर यहाँ वर्बोस लिखा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, लैकोनिक होना चाहिए। चलिए हमें ऑप्शन तो मिल गया ए वाला, लेकिन सलन का मतलब क्या होता है, उदास, ग्लूमी, मुंह लटका के बैठा हुआ। कुछ लोग बारात में भी ऐसे मुंह लटकाए बैठे होते हैं जैसे किसी मातम में आए हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है सलन। सरली एक वर्ड है, सरली का क्या मतलब होता है, सरली का मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड, रुड। और लेंथी तो जानते ही हैं, लेंथ से बना हुआ है, लेंथी मतलब बहुत लंबा, बोरिंग। ऑप्शन तो आप लोगों को मिल ही गया होगा, ऑप्शन क्या था, लैकोनिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द शिप सेल्ड, शिप है और सेल कर रही है, मतलब क्या हुआ, समुद्र के ऊपर स्मूथली आगे जा रही है। कोई शिप समुद्र पर स्मूथली आगे जा रही है, ओइंग टू मतलब कारण, क्या कारण था, डैश विंड्स। अब अंदाजा लगाइए सेंस निकाल के कि अगर डैश विंड्स के नाते कोई शिप समुद्र में स्मूथली आगे बढ़ेगी, तो स्मूथली आगे बढ़ेगी तो जो विंड होगी वो पॉजिटिव सेंस में बह रही होगी, अच्छे सेंस में लगाना होगा हमें। तो अच्छे सेंस में टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, अशांत। टर्बुलेंट का मतलब एकदम उथल पुथल मचा देने वाला, जिसमें तो जहाजें डूब जाती हैं, वो टर्बुलेंट होगा। टेम्पेस्टुअस, टेम्पेस्ट से बना हुआ है, टेम्पेस्ट मतलब होता है समुद्री तूफान।
तो टेम्पेस्चुअस होगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्बुलेंट नहीं होगा तो टेम्पेस्चुअस भी नहीं होगा, ये गलत हो गया। बॉइस्टरस विंड के लिए नहीं लगा सकते हो, बॉइस्टरस पर्सन के लिए लगता है। कुछ लोग खुशी मनाते हैं तो बहुत चिल्ला के मनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट देखने बैठे हैं, विराट कोहली ने बाउंड्री लगा दी तो पूरे मोहल्ले को जता देंगे कि कोई बाउंड्री लगी है, तो ऐसे लोगों को बॉइस्टरस कहा जाता है। तो ये हवा के लिए सुटेबल वर्ड नहीं है, और पहले दूसरे तो सुटेबल वर्ड हुए नहीं। अब हमारे पास इकलौता ऑप्शन बचा फेवरेबल, और फेवरेबल बहुत ही फेवरेबल ऑप्शन है, क्योंकि फेवरेबल हवा में ही विंड फेवरेबल विंड में ही शिप स्मूथली सेल करेगी। तो हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड। तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एंशियंट ग्रीस, ठीक, प्राचीन ग्रीक में वुमेन वर नॉट अलाउड, महिलाओं को अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, टू डैश इन ओलंपिक गेम्स। अब ये बताओ ओलंपिक गेम्स में क्या किया जाता है भाई, पार्टिसिपेट किया जाता है, भाग लिया जाता है। तो compete तो हो सकता है, कंपटीशन ही तो होता है ओलंपिक गेम्स में, मतलब पहला वाला ऑप्शन सुटेबल है। कोलाइड का मतलब क्या होता है, भिड़ंत हो जाना, टकरा जाना, ये नहीं लगेगा। कंप्लाई विथ का मतलब होता है जैसे कोई कहीं के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। सपोज करिए जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, और क्लास में एक क्लास की मर्यादा होती है, एक डेकोरम होता है, एक क्लास का प्रोटोकॉल होता है। तो जो नियम आदमी क्लास में जब शुरू आता है, क्लास में पहले दिन टीचर तो बताते हैं मेरी क्लास में ये मत करना, मेरी क्लास में ये मत करना। तो वो जो बताते हैं अपनी क्लास का प्रोटोकॉल, बच्चे जब उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो उसी को कहा जाता है कंप्लाई विद। तो कहीं की भी कोई रूल्स रेगुलेशंस हो, उन रूल्स रेगुलेशंस को मानना होता है कंप्लाई विद करना। और कॉप विद क्या होता है, तो कॉप विद में दो वर्ड हैं, एक होता है कॉप विद और एक होता है कॉप अप विद, दो वर्ड होते हैं। तो कॉप विद अगर लगा होता है तो इसका मतलब किसी प्रॉब्लम को अगर आप झेल रहे हैं तो कॉप विद, और अगर किसी पर्सन को झेल रहे हैं तब क्या होता है, कॉप अप विद। सपोज करिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं, आप बहुत सफाई पसंद है और पार्टनर बहुत चप्पल वप्पल पहन के ऐसे ही कमरे में आ जाता है। आप पोछा लगाते हैं दिन भर में 2 बार, वो जूता चप्पल पहन के 10 बार आया करता है कमरे में। तो 1 महीने बाद आप कहेंगे कि भैया अब मैं आपके साथ निभा नहीं पाऊंगा, तो अंग्रेजी में यही कहेंगे आई कैन नॉट कॉप अप विद यू। तो कॉप अप विद होगा किसी पर्सन से, और आई कैन नॉट कॉप विद पॉवर्टी, गरीबी झेली नहीं जा रही, तो कॉप विद होगा। ठीक, जैसे अगर आपको लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं हो कर रहा है तो आप क्या कहेंगे, आई कैन नॉट कॉप विद दिस लॉकडाउन। तो अब हमारे लिए फिलहाल ये तो आप जान गए, लेकिन सबसे सुटेबल वर्ड ओलंपिक गेम्स में क्या करने के लिए अलाउ नहीं था महिलाओं को, compete करने के लिए। अब यहाँ कंपटीशन करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। compete से बनता है कंपटीशन। आपका 17 नंबर का ऑप्शन हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है सी गॉट अ ल्यूक्रेटिव जॉब। अब कल भी के डिस्कशन में शायद ये ल्यूक्रेटिव वर्ड आया था, और मैंने बताया था कि ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जो मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रॉफिटेबल हो। तो मतलब जिसमें आर्थिक फायदा बहुत ज़्यादा हो, फायदेमंद, जहाँ लाभ बहुत ज़्यादा मिलने का चांस होता है, तो उसे ल्यूक्रेटिव कहते हैं। तो सी को एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब मिल गई ट्रांसलेटर की। क्यों मिल गई उसको, क्योंकि सी वॉज डैश इन फ्रेंच। तो ये फ्रेंच क्या है भाई, फ्रेंच भाषा है ना। तो फ्रेंच एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज होगी तो इसका मतलब वो लड़की उस लैंग्वेज में बहुत कुशल होगी। तो देखते हैं कुशल के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड मिलता है। सफिशियंट मतलब पर्याप्त है, तो वो फ्रेंच में पर्याप्त है, तो यहाँ पे अमाउंट की बात ही नहीं हो रही है। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अभाव या कमी। तो फ्रेंच भाषा में उसके अंदर बड़ी कमी है, तो ये भी निगेटिव वर्ड हो गया। पहले पहले और तीसरे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इनको हटाइए। बचा एफिशिएंट प्रोफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब भी होता है कार्य कुशल, और प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है कुशल। अब ये समस्या फंस गई, दोनों कुशल कुशल हैं। तो समस्या ये फंस गई कि हम इसमें कौन सा कुशल यूज करेंगे। तो अभी मैंने पहले ही कहा था ये भाषा है, और भाषा में एफिशिएंट नहीं हुआ जाता, भाषा में क्या होता है, प्रोफिशिएंट हुआ जाता है। आंसर हो गया हमारा प्रोफिशिएंट। अब आप पूछेंगे कि जब दोनों का मतलब कुशल है, तो भाषा में प्रोफिशिएंट हुआ तो एफिशिएंट किस में होगा। अब होता है एफिशिएंट इन डूइंग समथिंग, कोई कार्य करने में जब हम कुशल होते हैं तो एफिशिएंट होता है, भाषा वगैरह में कुशल होते हैं तो प्रोफिशिएंट होता है। ठीक, आप समझ गए होंगे।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि द ओनर ऑफ द हाउस वाज डैश एट द वॉचमैन। ये मालिक है, ये वॉचमैन है। वॉचमैन ने गलती क्या है, लेटिंग इन स्ट्रेंजर। लेट इन का मतलब अंदर आने दिया, स्ट्रेंजर माने अजनबी को। तो एक वॉचमैन ने एक अजनबी को अंदर आने दिया, तो ओनर मकान मालिक की प्रतिक्रिया कैसी होगी आप बता सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या किया होगा मकान मालिक ने। इंडल्जेंट, बताइए। मकान मालिक ने इंडल्जेंट, इंडल्जेंट का मतलब जानते हैं? इंटेलिजेंट का मतलब होता है काइंड, बहुत ही दयापूर्ण। तो इतनी बड़ी गलती करने के बाद मकान मालिक वॉचमैन से दयापूर्ण तो बर्ताव नहीं करेगा। इम्पेशेंट का मतलब धैर्य खो गया, मतलब इम्पेशेंट हो गए, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन इम्पेशेंट कब होता है, आदमी किसी चीज़ की अपेक्षा कर रहा हो, अब वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, तब इम्पेशेंट हो जाता है। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन। और इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्से में आग बबूला, एकदम लाल पीले हरे बैगनी हो गए हैं। तो जब गुस्से में लाल पीले हरे बैगनी हो जाएंगे तब क्या वर्ड यूज किया जाता है, इंडिग्नेंट। और इतनी बड़ी गलती पर मकान मालिक क्या हो गया होगा, वो हो गया होगा इंडिग्नेंट। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 19वां। चलिए आखिरी क्वेश्चन 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बींग एबल टू डैश ऑफ माई ओल्ड कार। एक व्यक्ति है वो फ्रस्ट्रेट हैं, क्यों, ये काम नहीं कर पाए हैं। क्या है उनके पास, एक पुरानी कार है, पुरानी कार को क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ये। अब ये स्टार्ट करने की बात तो नहीं है इसमें कोई लिखी हुई, पुरानी कार है उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो डील ऑफ, डील के बाद ऑफ ही नहीं लगता, तो पहले तब यह डील ही नहीं लगेगा। डिवाइड ऑफ लगता है, लेकिन डिवाइड ऑफ का मतलब होता है से वंचित होना। जैसे हम कहें कि तुम्हारे दोस्त के अंदर कॉमन सेंस नहीं है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि योर फ्रेंड डिवाइड्स ऑफ, या योर फ्रेंड इज डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, मतलब से वंचित है, से शून्य है। तो अब यहाँ पे माई ओल्ड कार से वंचित तो नहीं है, मतलब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब बचा डिपोज और डिस्पोज। डिपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल देना। तो हो सकता है पुरानी कार को बेच रहे हों, तो पुरानी कार को बेच रहे हो तो डिपोज लगा सकते हैं, लेकिन डिपोज के बाद ऑफ नहीं लगता और यहाँ लगा हुआ है। तो ये तीसरा ऑप्शन होते होते नहीं हुआ। सोचिए, तीसरे ऑप्शन की मीनिंग सही थी, ये हो रहा था, तो सोचो कि होते होते कट गया, ये नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब क्या होता है कि कोई पुरानी चीज़ है, कोई कूड़ा कबाड़ा है, जब हम उस कूड़े कबाड़े को निपटा देते हैं, उससे छुटकारा पा लेते हैं, तो राहत की सांस लेते हैं। तो इनके पास बहुत पुरानी कार है, बेच रहे होंगे, बिक नहीं रही होगी, तो नहीं बिक रही होगी मतलब उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी वजह से बड़े फ्रस्ट्रेट होंगे। अब हमें मिल गई हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले। तो अभी 6 डिस्कशंस में हमने 2 दिन एरर कर दिया, 2 दिन इम्प्रूवमेंट कर दिया, और 2 दिन फिलर के क्वेश्चन कर लिए। अभी जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, ये सारे के सारे एसएससी के लेवल के क्वेश्चन थे। कल आप लोगों को एरर ही कराएंगे। तो एरर कराएंगे तो अब 2 तरह की एरर कराएंगे। 2 दिन एरर करानी होगी, तो एक दिन थोड़ा लेवल नीचे रहेगा, दूसरे दिन थोड़ी एडवांस एरर होंगी। तो कल की एरर्स आप पहले वाले की तरह ही पाएंगे, लेकिन परसों की एरर्स आपको एडवांस मिलेगी। यू मस्ट मेक अप योर माइंड फॉर कमिंग प्रैक्टिसेस। और आजकल मैं आप लोगों को कंडीशनल्स की क्लास में दूंगा। तो कंडीशनल्स पढ़ाने वाला था, तो लंबा लेक्चर हो रहा है, इसलिए कंडीशनल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आपको 2 पार्ट में वो मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।